चलिए बात करते हैं सारणिक के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पेपर में बनता ज़रूर है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करते हैं कि हमारे पास में जो सारणिक होता है, ठीक है ना, सारणिक, ठीक है, आपके पास में सारणिक तथा जो आव्यूह हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था बेटा, है ना, आव्यूह के हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, यानी कि अनुप्रयोग, है ना। ठीक है, आपके पास में क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग, मतलब उनके एप्लीकेशन का यूज़ हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज में हम लोग, यानी कि जो नेक्स्ट जो प्रश्नावली बनेगी 4.6 इस टॉपिक को लेकर के, वो हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर एक चीज़ सीखी थी, समीकरण निकाय। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, समीकरण निकाय। ये समीकरण निकाय क्या होता है आपके पास में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। थोड़ा इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, अगर मेरे पास में दो इक्वेशन है, सपोज कर लीजिए 2x + के 5y = 7 एंड x - y = 8। इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं आप लोग देखिए, चौक जरा रख दें, ठीक है। इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, कितने चर हैं, 2 चर हैं, और ये इक्वेशंस कितनी हैं, 1 और 2। तो जितने चर होते हैं उतनी अगर इक्वेशंस दी गई हों तो उसको हम समीकरण निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि समीकरण निकाय कहते हैं। ये एक निकाय है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम लोग बात करें इसमें से एक को डिलीट कर दें तो हमारे पास केवल एक ही समीकरण है, तो समीकरण निकाय नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है जितने वेरिएबल हों, यानी कि जितने चर हैं, इसमें x और y 2 हैं, तो हम लोगों को अगर इनकी वैल्यूज़ निकालनी है x और y की, सिंपल सी बात है, तो हमें उतनी ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो तभी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है, निकाय बनता है। जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही हम लोग, यानी कि जितने चर होते हैं उतने ही हम लोगों को समीकरण अगर दी गई हों, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही सीखेंगे कि समीकरण निकाय का हल हम आव्यूह और सारणिक की मदद से निकालेंगे। यानी कि जो सॉल्यूशन हमने पहले इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना आपने सीखा था छोटी क्लासेस के अंदर, कई सारी विधियां सीखी हैं, तो एक विधि और आज ऐड कर लीजिए अपनी नॉलेज में। कहने की बात यह है कि हम लोग आव्यूह और सारणिक के प्रयोग से भी इनका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जब इनके सॉल्यूशन की बात करते थे, इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन की हम लोग बात करते थे, तो 2 वर्ड आते थे आपके पास में। एक होता था संगत, ठीक है, संगत, ठीक है, आपके पास में, और एक आता था असंगत, ठीक है ना। ये 2 चीज़ आती थी, संगत, असंगत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, और इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक। ये कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट चीज़ है क्या, इसको हमने छोटी क्लास में पढ़ा था और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। संगत क्या है, असंगत क्या है, अभी सिर्फ मीनिंग समझें, उसके बाद जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा। संगत का मतलब ये है कि अगर हमें इसका सॉल्यूशन मिले, मतलब इसको हम सॉल्व करके आंसर हमें मिले, अगर हमें कोई इन इक्वेशंस को सॉल्व करके कोई आंसर मिल पा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं ये संगत है, मतलब कंसिस्टेंट है। इनका जो हल है, जो सॉल्यूशन है, वो कंसिस्टेंट है। और वो 2 टाइप से हो सकता है, वो आपके पास में केवल एक भी हो सकता है, केवल एक, इसको हम इंग्लिश में यूनिक कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय, मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल एक ही, बिल्कुल ठीक है। और अगर, और दूसरी कंडीशन इसकी क्या बनती है, जो जब संगत होता है 2 कंडीशन बनती हैं, तो केवल एक हल होगा या फिर इसके अनंत हल होंगे, अनंत, ठीक है, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या अनेक हल, ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनेक हल, ये भी हम बात कर सकते हैं बेटा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे संगत की, तो संगत में नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, आप ये कह सकते हैं, कोई हल नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम समीकरण निकाय के दोनों प्रकार के हलों के बारे में चर्चा करेंगे, कंसिस्टेंट भी, अनकंसिस्टेंट भी, यानी कि संगत भी और असंगत भी। अगर संगत है और उसके हल हैं तो हम उनको निकाल के भी दिखाएंगे। निकाल के कैसे दिखाएंगे, सारणिक तथा आव्यूह के प्रयोग से आप लोग, ठीक है ना। और अगर असंगत आता है, किस कंडीशन में असंगत बनेगा, उसको भी हम लोग आपको दिखाएंगे और वो भी इजीली सॉल्व
मतलब उसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे वो अभी वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा अपने चैप्टर पे आते हैं। मैंने 2 इक्वेशंस ली थी, तो मैं अब आपके सामने थोड़ा सा इसको व्यापक थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं 3 इक्वेशन ले रहा हूँ। जैसे a1x जनरली बात कर रहे हैं, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। थोड़ा लाइट गड़बड़ कर रही है, 1 मिनट लाइट सही कर दें ज़रा यार, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, ओके। तो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू, अरे नहीं, इसको ना 0 ना लो ना, इसको आप हम तीन वेरिएबल के ले रहे हैं ना, तो हम लोगों ने 3 की बात की थी। डस्टर कहाँ गया, ठीक है, 3 वेरिएबल की हम लोग बात की थी और हम ले कुछ और रहे हैं, तो उसको दोबारा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लेते हैं इसको, देखिए कि a1x प्लस के b1y प्लस के c1z इज इक्वल टू d1, ये पहली इक्वेशन बनी है आपके पास में। 3 वेरिएबल की इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग लेंगे a2x प्लस के b2y, ठीक है, c2z इज इक्वल टू d2। अब 2 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये निकाय बनेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर चर 3 हैं, x, y और z, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसकी 3 इक्वेशन की ही बात करें, है ना, तभी वो निकाय बनेगा, तभी उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। आप बात करते हैं a3x प्लस b3y प्लस के c3z इज इक्वल टू c3z इज इक्वल टू d3। थोड़ा सा आज फंबल ज़्यादा हो रहा है इस वजह से, क्योंकि मैंने वैक्सीन लगवाई है कोविड की, तो थोड़ा सा फीवर सा महसूस हो रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी इतनी दिक्कत नहीं है। टॉपिक ख़त्म करते हैं, अच्छे समझाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। तो हमने पहले भी चैप्टर जब शुरू किया था, आव्यूह पढ़ा था, तो हम इन इक्वेशंस को, यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, यानी कि इस समीकरण निकाय को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कि एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3, और बेटे साथ में एक आव्यूह बनेगा, स्तंभ आव्यूह x y और z आपके पास में, दैट इज इक्वल टू एक और स्तंभ आव्यूह बनेगा, कौन सा, d1 d2 एंड d3। तो ये हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा खोलो, इस आव्यूह की गुणा इस वाले में करके लिखो और फिर कंपेयर करो, तो इक्वेशन यही बनेगी। आप चाहे देख सकते हो उसको करके आराम से, है ना, एनसीईआरटी में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो अब इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग ए बोलते हैं, हमेशा याद रखना, ए बोलेंगे। इस वाले को हम एक्स बोलते हैं, इस वाले को हम बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी। तो यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखा जा सकता है, ठीक है, नहीं, हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ जो बेटे ए है, ए क्या आएगा, ए आएगा ये वाला मैट्रिक्स कोफिशिएंट, यानी कि जो गुणांकों का आव्यूह था, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। और आपके पास में बेटा जो x आएगा, x मीन्स वेरिएबल का मैट्रिक्स, x y और z आपके पास में, ठीक है। और जो b होगा फाइनली, वो लास्ट वाला जो थे कांस्टेंट थे हमारे, d1 d2 एंड d3। अभी आप लोग इस जो कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज के अंदर मुझे ज़्यादा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा मेथड यहीं मैं क्लियर कर दूंगा, 1-2 सवाल करा दूंगा, तो आप लोग जो है मात्र प्रैक्टिस आप लोग करनी है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जितने मैक्सिमम सवाल करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी, उतनी स्पीड आपकी बनेगी, ठीक है। अगर मैं सारे सवाल करने बैठूँ तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ। ऐसे आप लोग 4.6 को कर सकते हो। तो इसको मैं रफ कर देना, उसको अगर आपको कुछ बात नोट करनी तो आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग जब बात करते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, इसमें ए हमने ये बनाया, एक्स हमने ये बनाया, डी हमने ये बनाया, यानी कि हमने इसको लिखा ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा। क्या चाहते हैं हम लोग, हम चाहते हैं हमें एक्स ही तो फाइंड आउट करना होता है, एक्स मीन्स एक्स वाई जेड, बिल्कुल सही बात है ना, हम यही तो चाहते हैं। तो हम लोग एक्स को निकालने के लिए इसमें थोड़ा सा एक मैट्रिक्स का एक कंसेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे मैं
ए इनवर्स से पूर्व गुणन, पूर्व वह है ये पूर्व गुणन, हिंदी थोड़ा सा, लेकिन मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। पूर्व का मतलब प्री मल्टीप्लीकेशन, प्री मल्टीप्लीकेशन है ना, ये लिख लेना, ठीक है ना। प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब है करने पर, मतलब ऊपर जो इक्वेशन है इसमें मैं ए का पूर्व गुणन करूँगा। पूर्व गुणन की बात मैंने पिछली वीडियोस में भी बताई है। पूर्व गुणन का मतलब ये है, हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपल जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर हमने देखा कि हम लिख देते दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, 5 से, किसी भी संख्या से दोनों पक्षों में करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे जो है क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आव्यूह की गुणा में क्रम का फर्क पड़ता है। आपको बताया कि ए गुणा बी कुछ और चीज़ आती है और बी गुणा ए कुछ और चीज़ आ सकती है। तो इसके अंदर हम लोग आव्यूह के अंदर अगर हम ए को पहले गुणा करें या ए को बाद में गुणा करेंगे तो डिफरेंस नज़र आएगा। तो इसी वजह से हम यहाँ लिखना पड़ता है। हमने पूर्व गुणन किया तो आपके पास में ये बनेगा बेटा ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आपको पता है ए इनवर्स ए ये आई बन जाएगा, यानी कि तत्समक आव्यूह, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, या फिर आई से किसी की मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी। और यही हमारे उस ताले की चाबी है जो एक्सरसाइज आपके पास में 4.6 की क्वेश्चंस को खोलेगी, ठीक है। लेकिन इतना ही मात्र करने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं। थोड़ी बात और इसमें कुछ समझनी पड़ेगी। यहाँ आकर के क्या हुआ कि जो x है इट्स टोटली डिपेंड ऑन ए इनवर्स। दिख रहा है ना, जो x जो है, x मतलब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी निर्भर कर रही है ए इनवर्स के ऊपर, करी है ना, ए इनवर्स पे, बिल्कुल सिंपल सी बात कर रही है। अब ए इनवर्स एक्चुअली होता क्या है, एक ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, अपॉन ए का सारणिक मान। ए इनवर्स भी तब मिलेगा अगर ये वाली कंडीशन, और ये ए इनवर्स पूरा डिपेंड करता है किस पे, ए के सारणिक मान पे। अभी चीजें खुलती जा रही हैं, धीरे धीरे आप समझोगे तो बात समझ में आएगी। मतलब अब यहां से 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, अगर ए का सारणिक मान 0 हो जाए, ए का सारणिक मान 0 हो जाए, बिल्कुल ठीक है। पहली केस में हम चलो जीरो नहीं हो, हम ये बात करते हैं क्योंकि पहले अच्छी बातें कर लें, बुरी बातें बाद में करेंगे। तो ए का सारणिक मान अगर 0 ना हो, उस केस में क्या है, उस केस में ए इनवर्स जो है हम लोगों को प्राप्त होगा, ए इनवर्स मिलेगा, ये कह सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और उस केस में सिंपली जो x निकल जाएगा वो ए इनवर्स बी में रख करके आप लोग x की वैल्यू निकाल लोगे। कोई और बात करने की जरूरत नहीं है, बड़ी टेंशन फ्री, कि जब ए इनवर्स आप फाइंड आउट कर लोगे तो ए इनवर्स की इस बी से गुणा कर लेंगे, आवी की गुणा आपको आती है, और फिर दोनों पक्षों की तुलना करके भी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे करना। अभी क्वेश्चन में कराऊंगा इसके ऊपर एक। ये केस फर्स्ट था, अगर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, इस वाले केस में, यानी कि a इस केस में क्या होता है, अगर a हो जाए इस वाले केस में, जो a है वो व्युत्क्रमणीय बनेगा। क्या बनेगा, व्युत्क्रमणीय, है ना। व्युत्क्रमणीय का अंग्रेजी में मतलब होता है नॉन सिंगुलर बनेगा, ये नॉन सिंगुलर, ठीक है बेटा। ये क्या बनेगा, ये नॉन सिंगुलर बनेगा आपके पास में। क्लियर सी बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 अगर हमारे पास क्या बन जाए, केस 2 में अगर a का सारणिक मान 0 आ जाए, फिर क्या स्थिति बनेगी, इसमें सोचने वाली बात है, सिर्फ इतनी। इसमें क्या है, थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि अगर a आपके पास में क्या है, a का सारणिक मान 0 बन जाए तो फिर क्या बनेगा। फिर हम लोग ए इनवर्स जो है ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर ये कहें कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ए इनवर्स का कोई कर सकते हैं ना, ज्ञात नहीं
कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते। तो ये है। तो फिर इस वाले केस में क्या है कि इस वाले केस में जो ए बनता है वो बनता है अव्युत्क्रमणीय, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या बन जाता है इस वाले केस में? सिंगुलर बन जाता है ना। और सिंगुलर जब बन जाता है तो फिर हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को के सॉल्यूशन के बारे में बात कैसे करेंगे, कैसे। इस वाले में तो क्या हुआ, देखिए ध्यान से, एक चीज और मैं छूट गई यहाँ से, कि अगर ये होता है तो हम लोग कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो संगत बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? संगत, यानी कि कंसिस्टेंट बन जाएगा। हिंदी में देखो यार, कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा, हम लोगों को आंसर प्राप्त होंगे, और वो कैसे होंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस वाले केस में, पहले केस में तो संगत बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, जब ए का सारणिक मान 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स जो है हमारे पास ज्ञात नहीं कर पाएंगे। फिर ये वाला फंडा हमारा काम नहीं आएगा, क्योंकि ए इनवर्स निकलेगा नहीं, इसका मान 0 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, डेलिब्रेट कर रहा हूँ, इधर की तरफ मैं रफ कर रहा हूँ इसको, क्योंकि वो दूसरा केस मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस केस में आकर के हमारी दो स्थिति बन जाती हैं। फिर हम लोग चेक करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, हम लोग बी की गुणा चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की गुणा चेक करते हैं। इस वाले केस में, किस वाले केस में? जब ए का सारणिक मान 0 बन जाता है। अगर ये 0 के इक्वल आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ठीक है नहीं, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। याद रखना है, इस वाले केस में जो इक्वेशन बन जाएंगी आपके पास में असंगत बन जाएंगी। कैसी? असंगत। क्या बन जाएंगी? असंगत। असंगत का मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है बेटा, कोई हल नहीं होगा। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ जाए, फिर आपके पास में संगत हल बनेगा। बिल्कुल ठीक है। क्या बनेगा? संगत। क्या बनेगा? संगत, यानी कि हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं, तब हमें क्या कहेंगे हम लोग? हल प्राप्त होंगे, यानी कि सॉल्यूशन मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है नहीं। और वो कैसे हो सकते हैं? दो कैटेगरी हो सकती है आपके पास में। वो यूनिक भी हो सकते हैं, यानी कि केवल एक हल भी मिल सकता है, केवल एक हल, इंग्लिश में कहते हैं यूनिक। बिल्कुल ठीक बात है। या फिर अद्वितीय, शुद्ध हिंदी में बोल देते हैं, पढ़ा है आपने बुक्स के अंदर, है ना। या फिर इसके आपके पास में अनंत या फिर अनेक हल भी हो सकते हैं, अनेक हल, ठीक है। या फिर इनफाइनाइट, ठीक है, सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे इसके। बिल्कुल ठीक है, सॉल्यूशन मिलेंगे। तो संगत जो हल होंगे वो किस किस केस में होंगे? याद रखना है कि पहली बात कि इस वाले केस में होंगे जब ए का सारणिक मान 0 के बराबर नहीं होगा, नंबर 1। अगर 0 हो जाए तो फिर दो स्थिति बनती है कि जब 0 के बराबर नहीं है तब तो सिंपल से बात ही खत्म हो गई कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास में ये वाली कंडीशन बन जाती है, एक पहली कंडीशन, दूसरी ये है, ये बन जाती है बेटा, तो इसमें भी दो कंडीशन बनेगी कि एक तो संगत बनेगा सॉल्यूशन जो है, तो एक तो या तो उसका केवल एक हल आएगा या फिर उसके अनेक हल आएंगे। तो ये दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सॉल्विंग यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ठीक है। तो अब जो है हम जो बात करनी थी वो कर चुके, ठीक है, जो बात करनी थी कर चुके। हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, है ना, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छे से डेवलप हो जाए और ख़त्म हो जाए। एग्जाम्पल बहुत है वो आप लोग करिएगा। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 4.6 की। 4.6 इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.6 की हम लोग बात करते हैं। चलिए 4.6 क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे हैं, बाकी कुछ नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं प्रश्नावली एनसीईआरटी में है ये, आप लोग किताबें साथ में रखेंगे तो अच्छा मजा आएगा करने में। 4.6 है, ठीक है ना। 1 से 6 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी किताब जो मेरे हाथ में, वो अगर आपके पास होगी तो बेहतर समझ में आएगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का
संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए कि कौन सा संगत होगा कौन सा असंगत होगा। वो सारी कंडीशन हमने बता दी, हमने आपको बताई थी कि आपके पास में पहली कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है कि ए का सारणिक मान अगर 0 के बराबर नहीं है तो संगत बनी जाएगा, बिल्कुल ठीक है नहीं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। दूसरे केस में क्या था, अगर ए का सारणिक मान 0 के बराबर आ जाता है तो हम एडजेंट ऑफ ए इंटू बी चेक करेंगे, है ना। अगर वो 0 के बराबर आता है, नहीं आता तो असंगत, ये तो बात हुई है, नहीं आता तो आपके पास में असंगत है। ये चीज़ें किताबों में भी लिखी रहती हैं बेटा अच्छे से, अगर आप लोग किताबों को पढ़ोगे तो बहुत सारी नॉलेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है नहीं। अगर आपके पास 0 के बराबर नहीं आता तो असंगत रहेगा, और अगर एडजेंट ऑफ ए जो है कि मल्टीप्लाई बी के साथ अगर कर दें 0 के बराबर आ जाए तब फिर ये आपके पास में संगत बनेगा, है ना। यानी कि संगत दो केस में बनेगा, इस वाले में बनेगा, ठीक है ना, आपके पास में, और इस वाले में बनेगा, और इस वाले में नहीं बनेगा। तो इनको हम कंसीडर करके चलते हैं। चलिए बात करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग। ये x प्लस के 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3। हम लोगों को इसकी स्थिति बतानी कि संगत वाली बनेगी या असंगत। सबसे पहले इसको आव्यूह के रूप में लिखे, जैसे मैंने अभी आर्टिकल में किया था थोड़ी देर पहले, कि हम लोग लिखेंगे 1 2 2 3 एंड साथ में आ जाएगा x y, ठीक है बेटा, और आ जाएगा आपके पास में 2 एंड 3, ये आप लिख सकते हैं। फाइनली यहाँ से जो a निकल करके आएगा बेटा वो आ जाएगा 1 2 एंड 2 3, क्योंकि हमने इसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से a इज इक्वल टू आपके पास में ये आ जाएगा, और b जो है सॉरी x जो है एक्स वाई आ जाएगा, और जो हमारे पास b है वो आ जाएगा कितना 2 एंड 3। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, संगत असंगत चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप, सबसे पहले a का सारणिक मान निकालते हैं। a का सारणिक मान निकालो, दिस इनटू दिस 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब पहले वाला केस है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, संगत बनेगा। क्या बनेगा, संगत। इसमें इतना ही करना है, क्योंकि पहले क्वेश्चंस के अंदर आप लोग आंसर शीट में पीछे जाके देख सकते हैं 4.6 में, ठीक है ना, 4.6 में इसमें इन्होंने आंसर नहीं निकलवा रखे हैं, केवल संगत असंगत पूछा है। तो हम लोग ये ऐसे कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। किसको देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को। इसी में यही सॉल्व कर देता हूँ तीसरा क्वेश्चन भी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यह x प्लस के 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस के 6y इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है बेटा, निकालते हैं हम लोग। a इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐसा कंपेयर करके आप लोग लिख लीजिएगा 1 3 2 6 कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, और a का सारणिक मान मैं यहाँ निकालता हूँ 6 कम 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाले केस में आ गए हम लोग। अब इसमें बताने के लिए हम लोग दो स्थिति चेक करेंगे। पहले हम लोग एडजेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, और फिर एडजेंट ऑफ ए की बी, मतलब ये चेक करेंगे कि 0 के इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पे तुम छोड़ नहीं सकते इसको, इससे तो क्लियर सी बात ये है कि संगत। अब क्लियर सी बात यह है कि दो स्थिति हो सकती है, संगत भी हो सकता है असंगत भी हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एडजेंट ऑफ ए निकालते हैं। मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ, एडजेंट ऑफ ए, सॉरी एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए निकालने का एक डायरेक्ट तरीका हमने बताया था कि अगर 2/2 का मैट्रिक्स होगा तो क्या करेंगे कि विकर्ण के अवयवों को आपस में चेंज करते हैं 6 1, ठीक है बेटा, और यहाँ पे इनके चिन्ह बदल देंगे सिर्फ -2 एंड -3। फिर हम लोग यहाँ पे अगर हम b की बात करें, b क्या होगा, 5 और 8 ही तो होगा, यही तो होगा b इस वाले से। अब आप निकालिए ये वाली कंडीशन कि एडजेंट ऑफ a इंटू बी कितना बनेगा। एडजेंट ऑफ ए क्या है, 6 -3 -2 एंड 1 की मल्टीप्लाई आप करोगे b से, 5 एंड 8 से, तो क्या होगा देखिए, ये गया और ये गया, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 आपके पास में, 6 पंजे 30 और 8 3 24 माइनस का,
और फिर इसमें माइनस के 10 और प्लस के 8, तो सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास में ये 6 और माइनस का 2, यानी कि अब ये जो आया है यानी कि एडजेंट ऑफ ए और जो बी की मल्टीप्लीकेशन है, क्या वो जीरो आव्यू आ रही क्या? नहीं आ रही। जीरो तब आती जब ये 0 0 बन जाता आपके पास में, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जीरो के बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया केस। हम इसको कहेंगे ये आपके पास में असंगत है। क्या बेटा? असंगत है। आंसर खत्म। ठीक है ना? ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग, अगर मैं आपके सामने बात करूं, एक 3/3 का क्वेश्चन करते हैं। 3/3 में आप लोग चेक करते हैं इसको। चेक क्या करते हैं, मैं अब चलता हूं 7 से 14 के बीच में जैसे समीकरण है उसमें हम लोगों को चेक भी करना रहेगा और आंसर भी निकालने रहेंगे। ठीक है ना? चेक करना आपको समझ में आ ही गया कि कैसे आप लोगों को चेक करना है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आंसर भी हम लोग निकालेंगे, है ना? आंसर भी हम लोग उसमें निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी रफ कर दो, क्योंकि स्पेस जो है पूरा यूज में आ जाएगा, क्योंकि सवाल थोड़े बड़े होंगे लेकिन आसान होंगे। इसमें अगर हम लोग बात करें 5वें क्वेश्चन की बात करें, चलो पहले थोड़ा सा दिखाई देते हैं, एक मिनट, इतना समय नहीं लगेगा। 5वां क्वेश्चन बेटा है हमारे पास में। 5वां क्वेश्चन जो है, क्या है 5वां क्वेश्चन, कि इन्होंने कहा 3x माइनस वाई माइनस का 2z इज इक्वल टू 2। बिल्कुल ठीक है। फिर है 2y माइनस का z इज इक्वल टू -1। फिर है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3 समीकरण है, 3 वेरिएबल हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 है ये, है ना? समीकरण निकाय को ऐसे लिख लेते हैं, निकाय को ax इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, के रूप में, ठीक है, रूप में लिखने पर, ठीक है बेटा? तो जब लिखेंगे तो आपके पास में जो a बनेगा, व्हाट इज a क्या बनेगा? कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा। x का कोफिशिएंट 1, y का -1, z का -2। ठीक है, नीचे वाली में आ जाइए, इसमें x है? नहीं है x। अगर x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 ले लेंगे। y का कोफिशिएंट 2 है, इसका -1 है। इसमें x है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट -5 है। z इसमें नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 ले लेंगे। फिर x हमारे पास वही बनेगा बेटा, x y z, एंड जो b बनेगा उसको यहाँ लिख कर रख लीजिए आप साइड में, 2 1 एंड 3, 2 -1 एंड 3, -1 ही तो है, देखें जरा एक बार बुक में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब संगत असंगत या फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले a का सारणिक मान निकाल लेते हैं। a का सारणिक मान निकाल लेते हैं। सारणिक मान सिंपल सी बात है, प्रसार कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए, ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस, 0 -5 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ये आप लोगों को पता है कैसे प्रसार किया जाता है। ये गया और ये गया, 0 माइनस प्लस 3, ठीक है बेटा। फिर माइनस का 2, ये गया और ये गया, 0 माइनस 6। कैलकुलेट अगर किया जाए तो -5 एंड प्लस का 3 और प्लस का 12, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15, 10 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हमने कंडीशन अभी पढ़ी थी कि अगर a का सारणिक मान 0 के बराबर नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि हल जो है संगत होगा, यानी कि कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तब करने की जरूरत पड़ती है अगर ये 0 आ जाता तो हम कह देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है हमारा, जो समीकरण निकाय है वो संगत है, यानी कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं 1 से 6 तक, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अब 7 से लेकर लास्ट तक जो 16 तक सवाल हैं, दीज आर सेम क्वालिटी। सेम क्वालिटी का मतलब क्या है कि आप लोगों को इस बार क्या करना है, आंसर निकाल करके दिखाना है, यानी कि एक्स और वाई को फाइंड आउट करके दिखाना है जो वेरिएबल्स दिए गए हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं,
2/2 का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने करा भी दिए हैं। तो इसमें 13 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सारी कहानी कह देगा। अगर जिसने 13 क्वेश्चन कर लिया उसके आगे ये सारे क्वेश्चन कुछ नहीं होंगे। ये है 2x प्लस 3y प्लस के 3z इज इक्वल टू किसके है बेटे, 5 के। फिर आपके पास में है x माइनस 2y प्लस का z इज इक्वल टू बेटे मेरे पास में आ गया माइनस के 4 के, एंड 3x माइनस वाई माइनस के 2z इज इक्वल टू 3 के। तो इक्वेशंस हैं तीन समीकरण हैं, तीन ही वेरिएबल हैं, तो इस इक्वेशन जो है एक सिस्टम है, निकाय है। तो हम लोग सबसे पहले ए निकालेंगे, है ना, जो मैंने बताया अभी। ए क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट, गुणांकों का अवयव, यानी कि 2 3 3 1 -2 एंड 1। फिर आपके पास में आ जाएगा 3 -1 एंड -2, और जो x बनेगा वो सिंपल सी बात है x y z ही होगा, है ना। और जो b बनेगा आपके पास में वो एक स्तंभ अवयव बनेगा 5 4 और 3, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी कंसिस्टेंसी हमें देखनी पड़ेगी। देखनी क्या पड़ेगी, रास्ता तो वही है, जाना तो वहीं को ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, ए का सारणिक मान निकालते हैं। ए का सारणिक मान इसका प्रसार करके आप निकाल सकते हो। 2 इंटू ये गया 4 माइनस माइनस प्लस 1 फिर माइनस का 3। ये कैसे करते हैं, ये आपको पिछली बहुत सारी वीडियोस में हमने डिस्कस कर चुके इस चीज़ों के बारे में। ये गया और ये गया, माइनस का 2 एंड माइनस का 3, फिर आपके पास प्लस का 3 आ जाएगा। ये गया माइनस का 1 प्लस का 6, ठीक है। मैं लाइन बना देता हूँ ताकि स्पेस काम में आए, फालतू जो है बाउंड्री से बाहर बात ना जाए। ए का जो कोफिशिएंट जो वैल्यू बनेगी 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15 प्लस 5 तिया 15, दैट इज 15 15 30 और 10 40 बन जाएगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। पहली बात क्लियर है, हम लोगों को संगत असंगत वाली टेंशन नहीं है, संगत है ही है, यानी कि हम लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कैसा मिलेगा, आई डोंट थिंक अबाउट इट, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब आगे। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हो बताता हूँ तुम्हें। देखिए इस क्वेश्चन से ही हम लोग पूरा एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या किया है कि हम लोग ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख रहे थे, है ना, और एक्स इज इक्वल टू मैंने अभी आर्टिकल किया था कि ए इनवर्स बी होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, और ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो हम लोगों को सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको स्पेस लेकर के, इसको थोड़ा सा स्पेस लेकर के यहाँ बेटा, ये मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ। एडजॉइंट ऑफ खूब एडजॉइंट ऑफ ए निकाले हैं हमने, किसके अंदर निकाले हैं, पिछली एक्सरसाइज के अंदर। तो आप लोगों को पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो इक्वल होगा, वो आपको पता था कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बिल्कुल ठीक है। इसके का परिवर्त, ये बात ध्यान रखनी है, इसमें आप मिस्टेक मत कर देना कभी, इसको ही इसका एडजॉइंट ऑफ ए मान के चल लो आप, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। आप लोग कैसे निकालते थे, पिछली एक्सरसाइज में मैंने सिखाया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इनको अलग अलग वैल्यू लगा के इसमें रख देते थे। तो मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चंस कर चुके, थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, टाइम ज़्यादा ना लगे, तो मैं इसको एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ छोटी सी, उससे आप निकालिएगा। कैसे कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा उसको हम एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना देंगे यहाँ पे ऐसे करके, ताकि जल्दी खत्म हो जाए क्वेश्चन। आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आपको पूरा खोल करके दिखाना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसका ट्रांसपोज हम करते थे, क्योंकि परिव्रत लिखने की जगह नहीं तो मैंने टी लिख दिया ऊपर। अब जहाँ जहाँ इन नंबरों का योग सम होता है वहाँ तो प्लस लगा दो आप लोग, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कर क्या रहा हूँ, जहाँ जहाँ इन नंबर जो नंबर लिखे हैं 1 + 1 सम हो संख्या बनेगी तो प्लस लिखेंगे, 1 + 2 3 होगा, 3 विषम संख्या तो माइनस लिखेंगे, 1 और 3 दोनों का योगफल सम है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, 2 और 1 विषम संख्या बनेगी तो यहाँ माइनस लिखेंगे। ऐसे ही सब लोगों को आप लिख सकते हो, और ब्रैकेट बना लेंगे यहाँ पे क्या बना लेंगे, ब्रैकेट। समान रखने के लिए शोकेस तैयार कर रहे हैं ताकि डायरेक्ट हम लोगों को डिलीवरी मिल जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और जल्दी से ले लो ऐसा, ठीक है। अब ये जो पहला है
पहली रो पहली कॉलम को खत्म करो किसके अंदर से, ये जो हमारे पास था, यहाँ लिख लो, थोड़ा सा यहाँ लिख लो, 2 3 3 1 -2 1 एंड 3 -1 एंड -2, इसमें से है ना, इसमें से पहली रो पहला कॉलम खत्म, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 + 1 4 + 1, ठीक है बेटा आपके पास में, ठीक है। फिर दूसरी रो पहली रो दूसरी कॉलम, ये गया और ये गया, दिस इंटू दिस, जैसे नॉर्मली करते आए हैं पहले से, -2 -3 -2 -3, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आ जाएगा, ये गया और ये गया, यानी कि पहली रो तीसरी कॉलम, -1 + 6 -1 + 6, कोई दिक्कत किसी को? डायरेक्ट एडजेंट ऑफ ही निकलेगा। अब हम लोग ये निकालना है, यानी कि आप दूसरी रो को खत्म कर दो परमानेंट के लिए, ये पूरी खत्म हो गई। अब पहले इसको खत्म करेंगे, दिस इंटू दिस, यार ये माइनस है ध्यान रखना, 6 ये भी ये प्लस है ना, ये माइनस है, ठीक है, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 3, क्योंकि एक माइनस ये इनकी गुणा का आएगा, एक माइनस वो होता ही है ना आपके पास में। फिर इसको खत्म कर लो, दिस इंटू दिस, -4 और -9, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से होगा, -9 आपके पास में, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रैकेट बाद में भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है शुरुआत में लगा दिया जाए। फिर ये गया और ये लास्ट वाला, -2 + के 9, -2 -के 9 -9, क्योंकि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लास्ट वाली बची सिर्फ, इसको कंप्लीट कर लो पहले, है ना, ये 1 है, ये -2 था, है ना, -2 था। अब इसको खत्म कर दो परमानेंट के लिए, है ना। अब ये कॉलम, पहला कॉलम खत्म करा, दिस इंटू दिस, 3 माइनस माइनस प्लस 6, बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब ये खत्म करो, 2 - 3 2 - 3, अब ये खत्म करो, -4 - 3 मुझे लगता है चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से, आपको आराम से इसको कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, ये मैंने थोड़ा छोटा इस वजह से किया, जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाए। ये एडजेंट ऑफ ए निकालना जो है हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं दोबारा से कैसे हम लोग करते थे। तो क्या आया हमारे पास एडजेंट ऑफ ए, जो क्या आया फाइनली हमारे पास आया 5 5 5 3, क्योंकि माइनस का बचेगा, माइनस के 13 11 9 1 माइनस के 7, ये का ट्रांसपोज, यानी कि एडजेंट ऑफ ए, जो फाइनली एडजेंट ऑफ ए बनेगा वो बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा 5 5 5 3 -3 13 एंड 11 और 9 1 और माइनस का 7, ये एडजेंट ऑफ ए बन गया। मैं थोड़ा देर से रफ कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। हमें बी की जरूरत पड़ेगी, तो बी को यहां लिख लो साइड में, बी को यहां लिख लेता हूं मैं, क्योंकि बी ऊपर से रफ कर दूंगा ना मैं, 5 4 एंड 3, ये है बी। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि आंसर निकाले जाए, अब काम बन गया बस, अब थोड़ा सा रह गया बस। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, एक्चुअली हम लोग करते क्या थे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए अपॉन ए का सारणिक मान। ए का सारणिक मान अभी निकाला था, वो मिट गया मेरे से, 40 था, 40 था, है ना, 40 था ना ये ए का सारणिक मान। तो ये लिखेंगे 1/40, आप लोग बेटा बाहर रखोगे, एडजेंट ऑफ ए ये हमने निकाला ही निकाला है। बड़ा कर लो इसको थोड़ा सा यार, अब तो स्पेस काफ़ी मिलेगी ध्यान लो। तो 5 5 5 3 -13 और 11 9 1 और माइनस के 7, ठीक है बेटा। अब हमने भी रिजल्ट पढ़ा था कि x इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी के, एंड व्हाट इज x, x होता था एक्स वाई जेड के इक्वल, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स, क्या निकाला अभी, ये निकाला 5, हाँ यहाँ पे इज इक्वल टू 1/40 तो है ही है, 5 5 5 3 माइनस के 13 और 11 9 1 और माइनस का 7, और साथ में बी हमने किसमें 5 -4, जो हमारा बी क्या था, बी जो क्वेश्चन के अंदर जो बेटे दिया गया था वो क्या था, 13 के अंदर 5 -4 एंड 3,
तो यहाँ पे -4 एंड 3, तो बस हो गया काम। एक्स वाई और जेड आपके पास में इज इक्वल टू, करिए सॉल्व, दिस इनटू दिस, 25 - 12 + 27 होते 27, दिस इनटू दिस 25 प्लस के 13 चौका 52 प्लस के 3, ठीक है, दिस इनटू दिस 25 माइनस के 44 और माइनस के 21, बिल्कुल ठीक है आपके पास में, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। और एक चीज़ और भी तो है बाहर, 1/40 भी तो बाहर है बेटा, ये पूरा का पूरा है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1/40 बाहर रखो, ये 25 और ये हो गया आपके पास में 42, सॉरी 52 में से 12 घटे तो 40 आ जाएगा, ये जुड़ेगा तो 80 आ जाएगा, और इसको करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 65 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, और जब इसको 40 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2 एंड -1। तो कहने की बात ये है एक्स वाई एंड जेड जो है वो आ जाएगा इसके इक्वल 1, 2 एंड -1, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू आपके पास में 2 है, और z इज इक्वल टू -1, ये इसका सॉल्यूशन है। इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करें, इसमें वैल्यूज जो है ये पुट करके देख सकते हैं, ठीक है ना, आपके पास में 2, 6, ठीक है ना आपके पास में, तो इसका आंसर जरा पीछे चेक कर लें एक बार, 13 का क्या है, 4.6 एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन का देख लें, इतनी मेहनत की है तो देखना तो बनता है यार, इतना तो हमारा हक है ही है। तो 13 4.6 खुल जाओ, हाँ 4.6 का है, 1, 2 एंड -1 एग्जैक्टली बिल्कुल है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें सभी क्वेश्चन जो है बेटा इसी तरीके के होंगे, आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, ठीक है। अब आप लोगों को 16वां क्वेश्चन है, सिर्फ वो थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज है, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर इन डिस्क्रिप्शन, आपके पास डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे भी संपर्क आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन क्वेश्चन मत छोड़िए भाई, मेरा काम था बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, वो हमने कर दिया। 16वां सवाल में कहा गया है, लैंग्वेज दी गई है, 4 किलो प्याज 3 किलो गेहूं मंडी जाना है ना, तो 4 किलो प्याज है, 3 किलो गेहूं है, 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है, तो 1 किलो का मूल्य तो हम पता नहीं है, तो आप एक काम कर लें, माना 1 किलो 1 केजी, पहली प्याज है ना, प्याज थोड़ा सा चौक जो है यार छोटी है, बड़ी लेना थोड़ी सी, प्याज का मूल्य आप लोग बेटे ले लेंगे कितना, x रुपए, कितना x रुपए, रुपए ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ शुरू में वो आर रे को काट देते हैं ना। फिर दूसरी सब्जी, दूसरा सामान क्या है, गेहूं है ना, 1 किलो गेहूं का जो मूल्य बनेगा आपके पास में कितना बनेगा, उसको हम y मान लेते हैं, y रुपए। फिर इसने कहा बेटा हमारे पास में चावल का है ना, चावल का मूल्य हम लोग 1 किलो का क्या मान लेते हैं, z रुपए मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा पहली शर्त के अनुसार 1 किलो प्याज का मूल्य x रुपए है, तो 4 किलो कितना बनेगा, 4x। 1 किलो गेहूं का मूल्य y रुपए है, तो 3 किलो कितना बनेगा, 3y आपके पास में। फिर ऐसी 2z इज इक्वल टू आ जाएगा 60 रुपए, पहली समीकरण बन जाएगी। सवाल पढ़िए, फिर कह रहा है 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल, इनका मूल्य है 90 रुपये, बड़ा सस्ता सामान है। फिर 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य कितना है, 70 रुपये। 1, 2, 3 समीकरण निकाय है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे। कैसे, जैसे अभी क्वेश्चन हमने 13वां क्वेश्चन जो किया है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वही आप लोग सेम
प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो भी बताया है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना।